नमस्कार दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशियों का आकर्षण। इस टॉपिक की बात करने वाला हूं कि भारत में अंग्रेज लोग आते हैं और अंग्रेज लोग, आपको पता है कि वो ईसाई मिशनरीज को साथ में लेकर के आए थे कि हम भारत में चलेंगे तो भारत में अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेज लोग स्वयं ही भारत की संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं। तो भारत की संस्कृति से अंग्रेज लोग किस तरीके से प्रभावित हुए थे, उस बात की अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बताता हूं। वॉरेन हेस्टिंग नाम सुना है ना? वॉरेन हेस्टिंग हेस्टिंग ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम से इसे जाना जाता है। इस व्यक्ति ने दो कोड लेकर के आए थे, ठीक है। एक तो मोहम्मदन कोड और एक जेंटू कोड। एक कोड तो था जेंटू कोड, दूसरा कोड था मोहम्मदन कोड। मोहम्मदन कोड, ये दो कोड जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाए गए थे। जेंटू कोड जो था वो 1781 के अंदर लाया गया। कब लाया गया? 1776 के अंदर। ये 1776 के अंदर लाया जाता है और ये मोहम्मदन कोड जो है 1781 के अंदर लाया जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके के कोड हैं। तो ये हिंदू धर्म से संबंधित जो प्रथाएं हैं उनसे संबंधित कानून था, और मोहम्मदन कोड जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित प्रथाओं से संबंधित कानून था। तो ये जो कोड है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाए गए थे। अब मैं आपको बताता हूं सर विलियम जोन्स की बात। सर विलियम जोन्स, यह व्यक्ति जो है वो भारतीय संस्कृति के प्रति प्रभावित होता है। सर विलियम जोन्स, नाम यदि आपने सुना हो इस व्यक्ति का, और अगर याद भी नहीं आ रहा है तो विलियम जोन्स नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो 1783 में ये व्यक्ति आता है, भारत आया 1783 ईस्वी के अंदर में भारत आया। और भारत जब ये आया था तो ये कहाँ आया था? तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भारत आता है। कब आया? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। न्यायाधीश के रूप में इसकी भारत के अंदर एंट्री होती है इस व्यक्ति की, जिसे विलियम जोन्स के नाम से जाना जाता है। विलियम जोन्स जो था वो भारतीय संस्कृति से प्रभावित था और इस व्यक्ति ने संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत का अध्ययन करने के लिए इसका साथ देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे चार्ल्स विल्किंसन। एक व्यक्ति है चार्ल्स विल्किंसन, विल्किंस। ये व्यक्ति था जो संस्कृत जानता था। तो संस्कृत का जो अध्ययन है वो सर विलियम जोन्स ने किससे किया था? चार्ल्स विल्किंस और अपने बंगाली मित्रों के साथ, बंगाली मित्रों से। इन लोगों से इन्होंने क्या किया? संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत सीखी। इन्होंने बाद में एक 1784 के अंदर, 1783 में ये भारत आ रहे हैं, संस्कृत का अध्ययन वगैरह ये चार्ल्स विल्किंस और बंगाली मित्रों के सहयोग से कर रहे हैं। और 1784 की बात आती है, 1784 की, 1784, ठीक है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक संस्था की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। तो इन्होंने क्या किया? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, नाम आपने सुना होगा इस संस्था का, ठीक है।
इस संस्था की स्थापना जो है वो सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में की गई थी और यही वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है जो भारतीय इतिहास, सामाजिक और प्राकृतिक जो भारत का इतिहास है, पुरातत्व संबंधी, साहित्य से संबंधित, कला विज्ञान से संबंधित जितना भी अध्ययन है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा सर विलियम जोन्स ने संस्कृत का अध्ययन किया था। तो ये क्या करते हैं, बाद में आगे चल करके इन्होंने कुछ किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। तो इन्होंने क्या क्या किया, 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम, इनके बारे में आता है 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1789 में करते हैं। 1792 के अंदर जयदेव की जो गीत गोविंद है, जयदेव की गीत गोविंद, ठीक है, इसका भी इनके द्वारा अनुवाद किया जाता है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में मनुस्मृति का अनुवाद भी प्रकाशित होता है। और मनुस्मृति का जो अनुवाद प्रकाशित हुआ था उसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ के नाम से प्रकाशित किया गया था। किस नाम से प्रकाशित किया गया, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ, इस नाम से कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई, मनुस्मृति। और ये जब कब प्रकाशित की गई, ये सर विलियम जोन्स की मृत्यु के बाद में इस पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है। एशियाटिक रिसर्चेस नाम की एक पत्रिका भी आती थी जो भारत के अतीत के अध्ययन के बारे में बताती थी। तो ये चीज भी आप लिख सकते हैं, एशियाटिक रिसर्चेज। ठीक है, एशियाटिक रिसर्चेज नाम से इनकी एक पत्रिका आया करती थी। ठीक है, जो भारत के अतीत के बारे में, भारत के स्वर्णिम काल के बारे में अध्ययन करती थी और ये पत्रिका उस पर प्रकाश डाला करती थी। तो ये बात है सर विलियम जोन्स की, जो आप याद रख सकते हैं कि सर विलियम जोन्स जो भारत आया था उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1792 में की। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन करने में उनकी जो सहायता की थी चार्ल्स विल्किंस और बंगाली मित्रों ने की थी। 1783 में कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ये भारत में आते हैं। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, जयदेव की गीत गोविंद और मनुस्मृति का अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन किया था। एशियाटिक रिसर्चेज नाम की एक पत्रिका भी आया करती थी। तो ये सारे काम जो है सर विलियम जोन्स के अधीन होते हैं। अब बात आती है विल्किंसन की, इसी व्यक्ति की, चार्ल्स विल्किंस की। ठीक है, ये चार्ल्स विल्किंस जो है वो एक लेखक के रूप में भारत में आता है। चार्ल्स विल्किंस भारत में लेखक के रूप में एंट्री करता है। किस रूप में एंट्री करता है, चार्ल्स विल्किंस ये जो है, ये व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के किसके रूप में आता है, के प्रिंटर, EIC के प्रिंटर व लेखक के रूप में भारत आया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रिंटर और लेखक के रूप में भारत में इनकी एंट्री होती है। ठीक है, 1779 के अंदर ही इन्होंने संस्कृत व्याकरण जो है उसका लिपिबद्ध किया था, संस्कृत व्याकरण को लिपिबद्ध किया था 1789 के अंदर। और भगवत गीता वह पहला ग्रंथ है जो विल्किंसन के द्वारा अनुवादित किया जाता है। तो इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया था। कब किया, 1784 में भगवत गीता का अनुवाद। ठीक है, तो 1784 में भगवत गीता का जो है अनुवाद इनके द्वारा किया जाता है। और 1784 में जो भगवत गीता का अनुवाद किया गया, इसकी भूमिका को लिखते हुए,
ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने इसकी भूमिका लिखते हुए कौन? वॉरेन हेस्टिंग। इस भगवत गीता के भूमिका को लिखते हुए वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था कि मैं गीता को एक महान मौलिक और उच्च विचारों से युक्त तथा तर्क की दृष्टि से एक अद्वितीय पुस्तक के रूप में मानता हूं। तो इन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग ने इसी भगवत गीता को जब पढ़ा जो अनुवादित थी, ठीक है, तो इस गीता को जब वॉरेन हेस्टिंग ने पढ़ा तो कहा कि मैं गीता को एक ऐसी पुस्तक मानता हूं जो महान और मौलिक उच्च विचारों की पुस्तक है, तर्क की दृष्टि से काफ़ी युक्त है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने इस पुस्तक को अद्वितीय कहा और उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के बारे में ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, इस बात को कहने में मुझे किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हो रही है। ये जो पुस्तक है काफ़ी अच्छी पुस्तक है, तर्क की दृष्टि से महान मौलिक उच्च विचारों से युक्त है, ठीक है। तो ये बातें वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कही गई थी और इन्होंने 1787 के अंदर, 1787 में हितोपदेश का अनुवाद, तो 1787 में हितोपदेश का अनुवाद भी इनके द्वारा किया जाता है। और सबसे खास बात इस विल्किंसन के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने फारसी और बंगला मुद्रण के लिए जो ढलाई के अक्षर थे वो तैयार किए थे। फारसी व बंगला मुद्रण के लिए, फारसी व बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षर तैयार किए। तो ये बात इनके बारे में एक और ख़ास बात हो जाती है कि इन्होंने फारसी व बंगला मुद्रण के लिए जो ढलाई के अक्षर हैं वो तैयार किए थे। तो ये आ जाती है विल्किंसन की बात और विलियम जोन्स की बात जो अपन ने की। तो विलियम जोन्स के बारे में अपन ने क्या चर्चा की? तो विलियम जोन्स जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भारत में आया, संस्कृत का अध्ययन किया और उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की, ठीक है। उन्होंने कई सारे ग्रंथों का जो है वो भी अनुवाद किया, जैसे जयदेव की गीत गोविंद, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। विल्किंसन के बारे में यदि याद रखें तो ये याद रख सकते हैं, विल्किंसन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रिंटर के रूप में तो भारत में आता है। उसने भगवत गीता का अनुवाद किया, उसने हितोपदेश का अनुवाद किया। भगवत गीता का जो अनुवाद किया था उसको वॉरेन हेस्टिंग पढ़ने के बाद में कहता है कि मैं गीता को एक अद्वितीय और मौलिक विचारों से युक्त और तर्क की दृष्टि से एक अच्छा ग्रंथ मानता हूं और ऐसी बात कहने में मुझे किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती है। विल्किंसन का सबसे खास बात यह था, इन्होंने फारसी व बंगला प्रिंटिंग के लिए जो ढलाई के अक्षर हैं उनको तैयार किया था। तो ये हो जाती है अपनी इनकी बात, विलियम जोन्स और विल्किंसन की बात। अब विलियम जोन्स और विल्किंसन इन दोनों की अपन ने चर्चा कर ली और इन दोनों के विचारों को आगे बढ़ाने का जो काम किया था वो किया था एक तो कोलब्रुक, हेनरी टॉमस कोलब्रुक, ठीक है। एक व्यक्ति तो ये आता है हेनरी टॉमस कोलब्रुक। दूसरा व्यक्ति कौन सा आता है? तो दूसरा व्यक्ति आता है होरेस हेमन विल्सन। दूसरा व्यक्ति आता है होरेस हेमन विल्सन। इन दोनों व्यक्ति ने क्या किया? इन दोनों व्यक्ति ने विलियम जोन्स और विल्किंसन के विचारों को आगे बढ़ाया। जो उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, ग्रंथों को लिखा, तो उन विचारों को, उनके जो मार्गदर्शन का कार्य था, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम इन दो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। कोलब्रुक जो है वो संस्कृत व्याकरण व वेदों पर कार्य करता है। तो इस व्यक्ति ने संस्कृत व्याकरण व वेदों पर कार्य किया, कोलब्रुक ने, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। विल्सन की बात करें तो विल्सन ने मेघदूत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। विल्सन ने मेघदूत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, मेघदूत का अनुवाद किया,
ठीक है। मेघदूत का जो अनुवाद किया गया था वो 1813 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। और जो अपना विल्सन है, हेमन विल्सन जो है, इसकी देखरेख में पुराणों का कार्य भी करवाया गया था और इसने विष्णु पुराण और ऋग्वेद का अनुवाद भी किया था। तो इसने विल्सन ने कौन सा क्या क्या काम कर दिया? मेघदूत का अनुवाद कर दिया 1813 में। इन्होंने विष्णु पुराण और ऋग्वेद, इनका भी अनुवाद किया, ऋग्वेद का अनुवाद। तो ये काम भी हमारा विल्सन के द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाती है अपनी इन लोगों की बात। ठीक है। एक व्यक्ति फ्रांस का है, ठीक है, उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ये चीजें आप ही याद रख सकते हैं। तो विल्सन और हेमन ने विलियम जोन्स और विल्किंसन के विचारों को आगे बढ़ाया था। ठीक है। एक और व्यक्ति का नाम आता है एनकेटिल ड्यूपेरन। एनकेटिल ड्यूपेरन, ठीक है, ड्यूपेरन, इस व्यक्ति का नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एनकेटिल ड्यूपेरन। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने फारसी पाठ के आधार पर चारों जो अपने उपनिषद हैं, चारों जो उपनिषद हैं उनका अनुवाद किया था। तो फारसी पाठ के आधार पर 4 उपनिषदों का अनुवाद किया। इन्होंने क्या किया? 4 उपनिषदों का अनुवाद किया। कौन से के ऊपर? फारसी पाठ पे, जो फारसी ग्रंथ लिखे गए थे ना, फारसी पाठ के आधार पर। ठीक है, तो ये इन्होंने काम किया था। और इन्हीं उपनिषदों को पढ़ने के बाद में शोपेनहायर का आपने नाम सुना होगा। तो शोपेनहायर ने इन्हें उपयोगी ग्रंथ करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो उपनिषद हैं वे एक उपयोगी ग्रंथ है और इन उपनिषदों का जो ज्ञान है वो मनुष्य को जीवन और मृत्यु दोनों में शांति देगा। ये बात किसने कही थी? शोपेनहायर ने कही थी। तो शोपेनहायर क्या कहता है कि ये जो ग्रंथ है वो काफ़ी उपयोगी ग्रंथ है और इसका जो ज्ञान है वो मनुष्य के जीवन में और मृत्यु दोनों के लिए ही कारगर सिद्ध होगा। जर्मन विद्वानों की बात कर लेते हैं। अब जर्मन विद्वानों की बात कर लेते हैं। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं इसके बारे में क्या क्या किस व्यक्ति ने कहा है। अब अपनी बात आती है जर्मन विद्वानों की। तो जर्मन विद्वानों की सहायता से पहली बार चारों वेदों का संस्करण प्रकाशित होता है। तो किसके सहायता से? चारों वेदों के संस्करण प्रकाशित हुए जर्मन विद्वानों की सहायता से। ठीक है, जर्मन विद्वानों की सहायता से चारों वेदों के संस्करण प्रकाशित हुए थे। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि कौन कौन से व्यक्ति ने कौन कौन से किया था। तो एक तो आता है थियोडोफर वेनफे का नाम। ठीक है, सामवेद। तो इसका जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? थियोडोफर वेनफे। ठीक है, इस व्यक्ति ने सामवेद का अनुवाद किया। ऋग्वेद का अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर। नाम सुना है ना, मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अनुवाद किया। एलवरेज वेबर ने वाजसनेयी संहिता का, तो वाजसनेयी संहिता, इसका जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? एलवरेज वेबर ने। ठीक है, इस व्यक्ति ने वाजसनेयी संहिता का अनुवाद किया था। ठीक है, रुडोल्फ
रोथ और विटनी का नाम जो है वो अथर्ववेद को ट्रांसलेशन करने में आता है। तो एक व्यक्ति और आता है रुडोल्फ रोथ, और इसके साथ में एक व्यक्ति और आता है विटनी। तो इन दोनों ने किसका किया अनुवाद? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। तो इस तरीके से जर्मन जो विद्वान हैं उन जर्मन विद्वानों की सहायता से इन ग्रंथों का ट्रांसलेशन होता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। थियोडोफर वेनफे ने सामवेद का अनुवाद किया, ऋग्वेद का अनुवाद मैक्स मूलर के द्वारा, और वादसनी संहिता का एल्वरेज वेबर के द्वारा, और रुडोल्फ रोथ और विटनी ने मिलकर के अथर्ववेद का अनुवाद प्रकाशित किया था। तो ये बात थी यूरोप के लोगों की जो भारतीय संस्कृति के प्रति इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे। अब मैं आपको बताता हूं कि यूरोप में संस्कृत का फैलाव। दूसरा पॉइंट अपन ये डाल सकते हैं, यूरोप में संस्कृत का फैलाव। यूरोप में संस्कृत का फैलाव किस प्रकार से होता है? ठीक है, संस्कृत का यूरोप का पहला जो टीचर था, पहला अध्यापन कराने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ठीक है, तो नाम क्या है? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। इस व्यक्ति को क्यों जाना जाता है? इस व्यक्ति को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यूरोप में सर्वप्रथम संस्कृत का अध्यापन शुरू किया था। तो ये चीज इस व्यक्ति के बारे में आप नोट कर सकते हैं कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन कौन सा व्यक्ति है? ये वही व्यक्ति है जिसने पहली बार यूरोप में संस्कृत का प्रवेश किया था, यूरोप में संस्कृत को पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, तो ये व्यक्ति हो जाता है। जर्मनी में बात कर लेते हैं, एक इन्हीं का अलेक्जेंडर हैमिल्टन की बात की जाए तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन का एक शिष्य था जिसे जर्मनी का प्रथम वो माना जाता है, प्रथम संस्कृत का ज्ञाता माना जाता है। संस्कृत का प्रथम ज्ञाता जर्मनी का संस्कृत का प्रथम ज्ञाता कौन था? तो जर्मनी में संस्कृत का प्रथम ज्ञाता फ्रेडरिक स्लेगेल को माना जाता है। फ्रेडरिक स्लेगेल। और ये फ्रेडरिक स्लेगेल कौन था? ये इसी अलेक्जेंडर हैमिल्टन का शिष्य हुआ करता था जिसे जर्मनी में संस्कृत का प्रथम ज्ञाता माना जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यूरोप में सबसे पहले संस्कृत का फैलाव इस व्यक्ति ने किया, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। और जर्मनी में संस्कृत का फैलाव करने वाला व्यक्ति कौन था? फ्रेडरिक स्लेगेल था। और फ्रेडरिक स्लेगेल कौन था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन का शिष्य हुआ करता था। तो ये बात हो गई यूरोप में संस्कृत के फैलाव की बात। अब मैं बात करता हूँ आगे की चर्चा करूँ तो मैं आपको इंग्लैंड के बारे में बता सकता हूँ कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम संस्कृत शिक्षा का जो प्रारंभ है वो 1805 में हुआ। इंग्लैंड में संस्कृत शिक्षा का प्रारंभ कब होता है? 1805 में होता है। 1805 ईस्वी के अंदर होता है। और 1805 में कहाँ पर हुआ था? तो एक हर्टफोर्ड, ठीक है, हर्टफोर्ड में एक शिक्षण संस्था थी। वहाँ पर एक शिक्षण संस्था थी। तो वहाँ पर जो है संस्कृत का अध्ययन शुरू किया जाता है। इंग्लैंड में बात करें तो हर्टफोर्ड में, जर्मनी में बात करें तो फ्रेडरिक स्लेगेल ने शुरुआत की थी। ठीक है, पूरे यूरोप की बात की जाए तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन का नाम हमें देखने को मिलता है। तो हर्टफोर्ड में
यहाँ पर शुरू की जाती है। विश्वविद्यालय स्तर की बात की जाए तो सर्वप्रथम फ्रांस विश्वविद्यालय में 1814 में हुआ था। ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पर आचार्य पद का सृजन। ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पर आचार्य पद का जो सृजन है वो कहां होता है? फ्रांस विश्वविद्यालय में हुआ। सबसे पहले फ्रांस विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। और ये 1814 की बात है। ठीक है, 1814 में आचार्य पद का सृजन हुआ था और पहली बार विश्वविद्यालय स्तर पर आचार्य कोई बनाया गया था तो वो फ्रांस में बनाया गया था। पहली बार यूरोप के अंदर अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने संस्कृत का प्रवेश अध्यापन शुरू किया था। पहली बार जर्मनी के अंदर फ्रेडरिक स्लेगेल ने शुरुआत की थी। पहली बार इंग्लैंड के अंदर हर्टफोर्ड के अंदर एक प्रशिक्षण संस्था में संस्कृत पढ़ाना शुरू किया गया था। तो ये सब काम जो है पहली बार किए जा रहे हैं यूरोप के अंदर। और आचार्य के पद का जो सृजन है वो फ्रांस विश्वविद्यालय में पहली बार किया गया था 1814 में। और इस पद पर जो व्यक्ति बैठा था उस व्यक्ति का नाम था लेनार्ड डी चेजी। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था? लेनार्ड डी चेजी। ये वो व्यक्ति है जो पहली बार पूरे यूरोप के अंदर आचार्य के पद पर बैठने वाला व्यक्ति, इसे अपन मान सकते हैं कि भाई विश्वविद्यालय स्तर पर आचार्य के पद पर कौन व्यक्ति बैठा था, तो लेनार्ड डी चेजी का नाम हमें देखने को मिलता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का भी आपने नाम तो सुना होगा। वहां पर भी आपको ये तो पता ही होगा कि संस्कृत भी आज भी चलती है, संस्कृत वहाँ। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की मैं आपसे बात करूं तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आपने नाम सुना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आचार्य का पद जो है वो 1832 ईस्वी में बनाया गया। आचार्य के पद पर कौन व्यक्ति बैठता है आचार्य के पद पर? तो इस पर बैठता है एच विल्सन। एच विल्सन को बैठाया गया। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं विल्सन के बारे में। ये वही विल्सन है जिसने 1813 में मेघदूत का अनुवाद किया था। ठीक है, और ये वही विल्सन है जिसने विष्णु पुराण और ऋग्वेद का भी अनुवाद किया था। और ये वही विल्सन है जिससे सर विलियम जोन्स ने क्या किया था? अध्ययन किया था। ठीक है, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यूरोप के अंदर एंट्री होती है हमारी संस्कृत का। जर्मन कोश, जो संस्कृत का जो विशाल प्रसिद्ध जर्मन कोश है, उसको तैयार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो किसको दिया जाता है? रुडोल्फ रोथ को दिया जाता है। जर्मन पंडितों ने, रुडोल्फ रोथ और जर्मन पंडितों ने इसको तैयार किया था। और जेम्स प्रिंसेप का नाम तो आप भूल ही नहीं सकते। जेम्स प्रिंसेप, ये वही व्यक्ति है जेम्स प्रिंसेप जिसने सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफल हुआ था। ये वही जेम्स प्रिंसेप है जिसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि की व्याख्या करने वाला व्यक्ति भी यही था, जेम्स प्रिंसेप। तो इस तरीके से भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे हैं जो संस्कृति के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। हालांकि अंग्रेज जो ईसाई धर्म के लोग थे, काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी विद्वान लोग थे, वो लोग भी ये मानते हैं कि भारतीय जो ग्रंथ हैं, भारतीय उपनिषद, भगवत गीता हो, ये सभी नैतिक विचारों से युक्त है, तर्क संगत
इनमें बात कही गई है और ये ईसाई धर्म से भी ऊंचे स्तर पर है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि विदेशी लोग भी भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित हुए थे।